नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो क्या होते हैं ये, आइए देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसे प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो इस काल के लोग थे वो लेखन कला से परिचित नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। और तो आप कहेंगे कि इस काल मतलब एक सवाल ये उठेगा कि इस काल के लोगों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली जब लेखन कला नहीं थी। तो इस काल के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है उस काल के जो लोग थे, वो जो पुरातत्वविदों ने उनके कंकालों को, जो हड्डियाँ थी, उनके बारे में अध्ययन किया तो उनके बारे में पता लगा। ठीक है, और उसके साथ ही जो उस काल के जो कुछ पाषाण युगीन औजार भी मिले हैं जिनके माध्यम से इस काल के बारे में पता लगाया गया है। ठीक है, और एक नाम है प्राइमरोज। ये प्राइमरोज जो है ये एक ब्रिटिश थे और 1842 में इन्होंने एक रायचूर है कर्नाटक का, रायचूर ज़िले में लिंगसुगुर नामक स्थान है, वहाँ पे इन्होंने प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। इसलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक, या कह सकते हैं कि उद्घाटित करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो था उसमें जिस तरह से यहाँ पे लेखन कला थी ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ था ही नहीं, तो यहाँ के लोगों को लेखन कला तो मिली है। इनकी लेखन कला थी, लिपि थी, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में। इसकी लिपि उपस्थित है हमारे पास, लेकिन वो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो कुछ उसके शब्द जो हैं वो पढ़े गए हैं, लेकिन अभी पूरी की पूरी लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो एक चीज़ ये बनता है कि जब ये हड़प्पा सभ्यता की यदि सारी जो लेखन कला है उसको पढ़ लिया जाए तो क्या ये आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रहेगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यही है कि लेखन कला हो लेकिन उसे पढ़ा न गया हो। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल वैसे तो उत्तर वैदिक काल से भारतीय ऐतिहासिक काल को माना जाता है, लेकिन जो इस पश्चातया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद काल थे से लेकर वर्तमान तक का समय माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अशोका थे, अशोका के जो पिलर मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, वो एक स्पष्ट साक्ष्य के रूप में मिले हैं और उनका समय था 300 ईसा पूर्व के आसपास। तो ऐसा पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का मानना है कि 300 साल तो इस जो भाषा है उसको बनने में या समझने में लगे होंगे। तो इन्होंने एक आंकड़ा मोटा मोटा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग जो आता है प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। पाषाण युग, स्टोन एज, ये प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में आता है। और इस काल में जो मानव हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों और उनमें जो जलवायु परिवर्तन हुए थे उस काल में, उनके आधार पर इस काल की अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः पूरा पाषाण काल ये, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, पुनः जो ये पूरा पाषाण काल का जो समय है, टाइम पीरियड है, ये है इसका 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, पैलियोलिथिक एज कहते हैं इसको। और इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और
पुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल देखते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व। तो इसमें जो मुख्यतः हमें जानना है कि ये जो पाषाण युग का प्रारंभिक चरण माना जाता है और इसे निम्न पुरा पाषाण। ठीक है, इस समय के जो मानव थे उनके प्रमुख औजारों के बारे में हम जानेंगे। इस समय के जो मानव थे उन कोर पद्धति के औजार, कोर टाइप एक होता है फलक पद्धति, एक होती है कोर पद्धति। आगे हम जानेंगे उसके बारे में। कोर पद्धति के औजारों या उपकरणों का प्रयोग करते थे या उपकरण कहा जाता था इस युग के उपकरणों को। और प्रमुख औजारों में इनका हस्त कुठार, ये सब हम आगे देखेंगे। विदारड़ी और खंडक। ठीक है, ये कुछ प्रमुख इनके औजार हुआ करते थे। और इसी के साथ जो ये सभ्यता है ये लगभग भारतीय महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि आपका सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी इत्यादि सभी जगहों पर पाई गई है। इनमें प्रमुखतया बोरी तथा तमिलनाडु के पल्लवरम एवं अतिरमपक्कम, ठीक है, नामक स्थलों से इस काल के ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं। और इस काल के पाए जाने वाले औजारों के आधार पर इस काल की जो संस्कृति है दो भागों में बांटी गई है। औजारों के आधार पर जो पहली है वो है चॉपर चॉपिंग। चॉपर चॉपिंग, इसको पेबुल भी कहते हैं। चापुर चाबुल पेबुल संस्कृति। ठीक है, और जो दूसरी संस्कृति है वो है हैंडेक्स कुल्हाड़ी एक तरह से होता है, हैंडेक्स संस्कृति। ये जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है ये आपका उत्तर भारत से रिलेटेड हुआ करता था। और जो हैंडेक्स पद्धति है ये आपका साउथ, इसको मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में हमने जाना। हम जानेंगे मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में। मध्य पुरा पाषाण काल क्या थे। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो इसके इस काल में जो औजार मिले गए हैं उनको फलक पद्धति के उपकरण कहा गया है, फलक टाइप उपकरण। ठीक, और प्रमुख औजारों में इनका बेधनी, छेदनी, इस तरह के प्रमुख औजार पाए गए हैं। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इत्यादि, खुरचनी इत्यादि औजार पाए गए हैं और इसे फलक संस्कृति के रूप में भी कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। उच्च पुरा पाषाण काल ये है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, और इसी काल में ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है, इसी काल में आधुनिक मानव, नोट करने वाली बात ये है, आधुनिक मानव मतलब कि जो होमो सेपियंस टाइप के जो मानव हैं उनको, उनका जो अस्तित्व देखने को मिलता है वो इसी युग में देखने को मिलता है। इसके बाद इस काल में जो उपकरण थे वो थोड़े और अच्छे हो गए थे, मतलब कि हड्डी के साथ साथ पत्थरों के औजारों के साथ साथ हड्डी और हाथी दांत
एवं सींगों का प्रयोग करने लगे थे जो मानव थे। और इस काल के जो प्रमुख औजार थे उसमें थे तक्षड़ी और खुरचनी। इसके साथ साथ कुछ अस्थि के उपकरण भी मिले हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख औजार इस काल में मिले हैं। और इसी के साथ साथ जो एक और पॉइंट है शैलाश्रय। ठीक है, मानव इस काल में शैलाश्रय रहने के लिए शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगे थे। और कुछ कुछ जगहों से चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काल के रूप में माना जाएगा, क्योंकि जो होमोसेपियंस टाइप के लोग हैं वो इस काल में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ शैलाश्रय और चित्रकारी सबसे पहले बार इसी काल में देखी गई है। तो इस तरह से जो हमारा पूरा पाषाण काल है वो समाप्त होता है। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। इसको इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। ठीक है। और इस काल में जो प्रमुख बिंदुओं को जो देखा जाए, जैसे कि इस काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ का मतलब होता है जो छोटे, क्योंकि पाषाण युग के मुकाबले इस काल में जो औजार मिले थे वो काफ़ी छोटे थे, तो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। ठीक है। और एक वर्ड आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब होता है जो मध्य पाषाण युग में जो औजार बनाने की तकनीक जो है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कोर पद्धति और फलक पद्धति को, उसी तरह से यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप के थे। और इस काल के जो औजार थे प्रमुखतया कुछ ज्यामितीय औजार भी मिले हैं। ज्यामितीय औजारों में जैसे कि और कुछ ऐसे औजार मिले हैं जो फेंक कर मारे जाने, जैसे कि फेंक कर मारे जाने का मतलब है कि वो फेंका जाए और किसी भी तरह से लग जाए, जैसे कि नवचंद्राकार आकृति के और समलंब आकृति के जो प्रमुख औजार थे वो इस काल में देखने को मिले हैं। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस काल में बागोर, जो कि राजस्थान में है, तथा आदमगढ़, ये दो नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। और भीमबेटका, ये दोनों एमपी में है। और यहाँ से हमें मिले हैं पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल में मिले थे। और जो अगला मुख्यतः पार्ट है, मेन इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि जो सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम पालतू पशु था कुत्ता, उसका भी साक्ष्य इसी काल से मिलता है। और इसी काल में कुत्ते को प्रथम पालतू पशु बनाया गया था। ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काल के रूप में माना जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, वो भी नोट कर लीजिएगा। इस काल को संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल किस लिए कहा जाता है? संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। बहुत सारे विद्वान तो इस काल को मानते ही नहीं हैं, तो बीच का काल होने के कारण संक्रमण बैठता है, इसलिए संक्रमण काल इसको कहते हैं। ठीक है। एक और यहाँ पे मिला है स्तंभगर्त। स्तंभगर्त मतलब जो जमीन के अंदर बनाते हैं। ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से मिला है? तो वो आपका सरायनहर
सराय नाहर राय एवं महदहा, ये 2 जगह हैं, वहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। और सराय नाहर से जो है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है हड्डियों और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से सराय नाहर ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ से क्या क्या मिले हैं। और इसी काल में शवों को दफनाने की परंपरा भी इसी काल में सर्वप्रथम देखने को मिली है। ठीक है, अब हम देखेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसका जो इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूलिथिक। नवपाषाण से मतलब क्या समझ में आता है? नवपाषाण मतलब नया, तो नवपाषाण मतलब कि जैसे कि एक नए युग का आरंभ। नव मतलब होता है नया, तो ऐसा क्या नया था कि इसको नवपाषाण काल के रूप में कहा गया? तो जैसे कि यहाँ पे कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पशुओं को पालतू बनाना, ठीक है, मध्य पाषाण में हमने देखा था कि कुत्ते को पालतू पशु के रूप में बनाया गया था, लेकिन पशुओं को पालतू बनाना अभी बाकी था। जो बहुत सारे पशु थे सभी को पालतू नहीं बनाया गया था। कुत्तों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो उनका शिकार करने में मदद करते थे। एक तरह से वो अब भी आदिम अवस्था में ही थे, थोड़ी बहुत उनके अंदर सभ्यताएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से वो विकसित नहीं हुए थे। लेकिन नवपाषाण में जब मनुष्य आया तो उसने पालतू पशुओं को बनाया। उसके बाद कृषि जो है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, पशुओं को पालतू बनाना, ठीक है। दूसरा है कृषि को व्यवहार में लाना, व्यवहार में आया, ठीक है। उसके बाद मतलब जो कृषि व्यवहार का जो प्रथम प्रयोग है, प्रथम बार इसी काल में देखा गया। पॉलिशदार पत्थर के औजार बनाना, और अब इसके बाद हम देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण साइट है, जैसे कि एक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक मेहरगढ़ है जो कि आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। और भारत के कश्मीर में एक है बुर्जहोम। ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट है इस काल के। और यहाँ से जो नवपाषाण कालीन स्थित है स्थल है, यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये सब नोट करिएगा। और इसी के साथ बुर्जहोम में गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर कुत्तों को जो कब्र होते थे, कब्रों में दफनाया जाता था, मनुष्यों को दफनाया जाता था, उसमें कुत्तों को भी साथ में दफनाया जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और इसी के साथ बिहार का एक इलाका है चिरांद। यहाँ पे आपको हड्डियों के उपकरण मिलेंगे, ठीक है, नवपाषाण कालीन हड्डियों के उपकरण मिलेंगे। इसी के साथ जो मृतभांड का, सबसे पहले मृतभांड मतलब होता है जो बर्तन, मृतभांड का जो सबसे पहली बार उसको खोजा गया था वो इसी काल में खोजा गया था। और इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो चुपानी मांडू से पाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट साइट मैंने आपको बता दिया है। इस काल में गौशाला के भी साक्ष्य मिले हैं। गौशाला जो कि आपका महदा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से बेलन घाटी के पास में है। यहाँ पे आपको गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ कुछ जगहों से, जैसे कि
धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो इस युग से मिले हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह के ये जो नवपाषाण कालीन युग था, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युग बन जाता है। तो आज हमारा ये जो पाषाण युग है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।